हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन एकदम बेहतरीन और शानदार तरीके से कर रहे होंगे। सो एवरीवन, आज का ये हमारा वीडियो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में है कि इन दोनों सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। जो मैंने आज की वीडियो में ये जो स्ट्रक्चर लिए है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के, ये किसी एक प्रोकैरियोटिक सेल का या मैं बात करूँ किसी यूकैरियोटिक सेल का, मतलब एक पर्टिकुलर सेल का स्ट्रक्चर नहीं है। एक कॉमन स्ट्रक्चर लिया एक प्रोकैरियोटिक सेल का और एक यूकैरियोटिक सेल का। तो देखिए, किसी भी चीज की जब हम बारे में बताते हैं तो उसका एक एवरेज लिया जाता है ना, तो ऐसे ही जो इनका सेल के बारे में बताया जाता है तो एक कॉमन पिक्चर के साथ ही बताया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या इनमें ऑर्गेनली क्या क्या इनमें सेल में होता है, क्या एब्सेंट होता है, वो सब आज हम इस वीडियो में विद स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद स्ट्रक्चर। देखिए, ये मैंने यहाँ पर ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल को। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल में जो बाहर वाली लेयर है इसको बोलते हैं सेल वॉल, जो अंदर वाली लेयर है इसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, सेल वॉल का काम क्या होता है? सेल वॉल का काम होता है सेल को शेप और साइज प्रोवाइड करना। साथ ही एक मोस्ट इंपोर्टेंट इसका काम क्या होता है? सेल शेप, इसको शेप और साइज तो प्रोवाइड करती है ये सेल। दूसरा जो इसका काम होता है वो होता है प्रोटेक्शन देने का। सेल पिचके नहीं, एक तरीके से सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सेल को फूटने से बचाता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? ये सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल होती है मतलब ये, इसका काम क्या होता है? अच्छी पार्टिकल्स को यानी अच्छे पदार्थ को अंदर ही रहने देती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यूकैरियोटिक सेल हो, जो कॉमन एक तरीके से कॉमन इनके फीचर होंगे वे मैं यहाँ पर बीच में ही इनको एक साथ बताऊंगी। तो देखिए, ये देखिए, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल दोनों की मैं बात करूँ, दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेमी परमेबल। ये क्या करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्टिकल्स को बाहर जाने देती है। और देखिए, जो बेकार सेल के अंदर बेकार पार्टिकल्स होते हैं, जो वेस्ट एक तरीके से पार्टिकल है, बेकार है, जो सेल के लिए अच्छे नहीं है, उनको ये बाहर भेजती है। और अच्छे पार्टिकल जिनकी जरूरत होती है उन्हें बाहर से ये अंदर आने देती है। तो इसका काम होता है बेकार चीज को बाहर भेजना, अच्छी चीज को अंदर लाना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है। सेल वॉल का मैंने अभी आपको बताया, ये क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, यानी ये सुरक्षा देती है कोशिका भित्ति को। सेल वॉल क्या होती है? कोशिका भित्ति। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? ये क्या होती है? ये एक झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन झिल्ली। अब आगे देखिए, आगे बात करते हैं। अब इसकी हम बात करेंगे। इसमें जो मेन, एक सेल के अंदर जो मेन स्ट्रक्चर होता है, एक तरीके से सेल के ब्रेन की हम बात करें तो देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मैंने बताया था क्या। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो अनप्रोटेक्टेड होता है, यानी अनडेवलप, अनडिफाइंड, एक तरीके से वेल नॉट डिफाइंड। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस कैसा है? नॉट डिफाइंड। और इस वाले सेल में आप देख सकते हैं, ये जो न्यूक्लियस है ये बिल्कुल बढ़िया एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है। आप यहाँ पर ये डॉटेड मेम्ब्रेन देख सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल में इस वाली मेम्ब्रेन को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में देख सकते हैं, ये जो न्यूक्लियस जैसा लग रहा है, न्यूक्लियस है नहीं, ये क्या है? न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? एक प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर होता है इसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये एक कंप्लीट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। अब आगे बात करते हैं हम राइबोसोम की। तो देखिए, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है और एक यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो एक प्रोकैरियोटिक सेल में जो आप यहाँ देख रहे हैं राइबोसोम कैसा है, इस तरीके से प्रेजेंट होता है राइबोसोम। और कैसा होता है? मेम्ब्रेन लेस। कैसा होता है? ये राइबोसोम कैसा होता है? मेम्ब्रेन लेस होता है। अब इधर देखिए, यूकैरियोटिक सेल में हम बात करेंगे। देखिए, इधर राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट है? इस तरीके से प्रेजेंट है। जब इसको हम करेंगे
तब बताऊंगी। अब देखिए राइबोसोम इसमें इस तरीके से बिखरा हुआ प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल देखिए मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में भी, प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल है जो पुराने टाइप की सेल है। प्रो का मतलब मैंने बताया था आपको प्रिमिटिव यानी पुराने टाइप की, कैरियोटिक यानी न्यूक्लियस। इस सेल के अंदर जो है पुराने टाइम का न्यूक्लियस है। और जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें कैसा है, इसमें नए टाइम का न्यूक्लियस है, यानी नए टाइप का न्यूक्लियस है, एक एडवांस सेल होती है यूकैरियोटिक सेल। अब आगे बात करते हैं, इसमें गैस राइबोसोम हो गया है। देखिए एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ना ही इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और ना ही इसमें गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोई माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर नहीं है इसके अंदर, ना ही इसमें कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इधर देख सकते हैं आप, ये माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल में। ये इधर ये देखिए लाइसोसोम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आप देख सकते हैं गोल्जी बॉडी है। तो ये हुई ना इसके कंपैरिजन में एडवांस सेल हुई ना। अब आगे देखिए इसमें क्या, और इसके अलावा इसमें ये ऑर्गेनली तो इसमें एब्सेंट होती है। इसमें इस वाली ऑर्गेनली से इस वाली ऑर्गेनली को हम मैच करें, इस सेल की ऑर्गेनली इस सेल से ऑर्गेनली इसमें होती है ऑलमोस्ट ही, इसमें क्या है एब्सेंट है। एक होती है राइबोसोम जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। कैसी है ये, मेम्ब्रेन लेस है। अब देखिए यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर और देख सकते हैं, क्रोमेटोफोर। अब आप यहाँ पर एक नाम देख रहे हैं इस सेल में, क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर का मैंने काम क्या बताया था, फोटोसिंथेसिस करना। ये क्रोमेटोफोर उसी बैक्टीरियल सेल के अंदर यानी उस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होगा ये क्रोमेटोफोर जो फोटोसिंथेसिस करेगा। वो बैक्टीरियल सेल जो फोटोसिंथेसिस करेगी उसके अंदर ये क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था, ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल मैंने वो ली है जो कॉमन सेल है, ठीक है। किसी एक मैंने पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल का ये मैंने प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर नहीं बनाया। लेकिन यहाँ पर जो मैंने ये लेबलिंग की है, ये लेबलिंग मैंने की है कुछ इसमें एक दो एडवांस लेवल के भी डाले हैं। जैसे क्रोमेटोफोर, ये मैंने क्रोमेटोफोर लिखा। हर एक बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं करता, हर एक बैक्टीरिया का अपना सर्वाइव करने का अपना एक होता है तरीका। तो इसमें मैंने क्रोमेटोफोर लिखा, तो ये हर किसी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। तो इसका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना। अब आगे बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लिक्विड वाला मटेरियल है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं इसे, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं गैस वॉक्यूल की। इस गैस वॉक्यूल का काम क्या होता है, इस प्रोकैरियोटिक सेल को तैरने में हेल्प करती है एक तरीके से, ठीक है। क्या काम करता है ये गैस वॉक्यूल, इसको तैरने में हेल्प करता है प्रोकैरियोटिक सेल को। पिलाई, अब नाम देखिए पिलाई, इस पिलाई का काम क्या होता है, देखिए ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है ना वो कंजुगेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। कैसे होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में रिप्रोडक्शन कंजुगेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। तो एक तरीके से ये जो पिलाई है ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में। अब यहाँ पर एक नाम देखिए मेसोसोम। ये मेसोसोम कहाँ पे डेवलप हो रखा है, ये इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक एडवांस स्ट्रक्चर है। क्या है, मेसोसोम एक एडवांस स्ट्रक्चर है। जैसे मैंने यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमेटोफोर प्रेजेंट है। तो ये क्रोमेटोफोर क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल का एडवांस स्ट्रक्चर। ऐसे ही ये भी किसमें निकला हुआ है, ये किसमें एडवांस लेवल का किसमें ग्रो किया गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये ग्रो किया हुआ है। ऐसे ही मेसोसोम भी किसके अंदर एडवांस लेवल पर ग्रो किया गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही। तो यहाँ पर देखिए मेसोसोम का काम क्या होता है, मेसोसोम का काम होता है जो एक प्रोकैरियोटिक सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, वो मेसोसोम काम करता है। ये मेसोसोम रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। दूसरा ये एनर्जी बनाने में, यानी एक प्रोकैरियोटिक सेल को एनर्जी देने में भी ये हेल्प करता है। ये इसके इतने सारे काम होते हैं। अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल में मेसोसोम वाला ये स्ट्रक्चर डेवलप भी नहीं होता है तब भी एक प्रोकैरियोटिक सेल आराम से सर्वाइव कर सकती है। क्या कर सकती है, आराम से सर्वाइव कर सकती है अगर मेसोसोम नहीं है, क्योंकि ये एक एडवांस स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल में। अब आगे बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज की। आप यहाँ पर देख रहे हैं इंक्लूजन बॉडीज। इस इंक्लूजन बॉडी का प्रोकैरियोटिक सेल में काम होता है खाने को स्टोर करने का। जैसे हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन जाता है वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, लीवर में जाकर के स्टोर होता है, ठीक है।
ऐसे ही एक बैक्टीरियल सेल में जो खाना, सेल को जो खाना होता है वो अपना एब्जॉर्ब कर लेती है, एक्स्ट्रा जो खाना है वो किस में स्टोर होता है, इस इंक्लूजन बॉडी में स्टोर होता है। तो ये होती है एक प्रोकैरियोटिक सेल। इन दोनों में देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस आपने देखा ही होगा। ये है एक एडवांस सेल। अब आगे बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। देखिए यूकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस कैसा होता है, नए टाइप का न्यूक्लियस होता है। कैसे टाइप का न्यूक्लियस होता है एक यूकैरियोटिक सेल में, नए टाइप का न्यूक्लियस होता है, यानी एडवांस लेवल का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एक यूकैरियोटिक सेल में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें क्या है, ये एक एडवांस टाइप का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को पढ़ने से पहले यहाँ पर हम पहले डिस्कस करेंगे प्रोटोप्लाज्म का। अब आप सोच रहे होंगे भैया ये प्रोटोप्लाज्म क्या चीज है। प्रोटोप्लाज्म की हिंदी होती है जीव द्रव्य। क्या होती है, जीव द्रव्य। देखिए जैसे हमारी बॉडी से अगर ऑर्गन को निकाल लिया जाए, हमारी बॉडी से अगर ऑर्गन्स को निकाल लिया जाए तो क्या हमारी बॉडी का कोई अस्तित्व होगा, यानी हमारे शरीर का क्या कोई अस्तित्व होगा जब ऑर्गन को ही निकाल लिया जाएगा? क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे अगर हमारी बॉडी से ऑर्गन्स को निकाल लिया जाए। सेम ऐसे ही अगर किसी सेल से, जिसका अभी मैंने नाम लिया प्रोटोप्लाज्म, को निकाल लिया जाएगा, सेम ऐसे ही अगर प्रोटोप्लाज्म को निकाल लिया जाए तो इस सेल का कोई अस्तित्व नहीं होगा, जैसे हमारी बॉडी का कोई अस्तित्व नहीं है विदाउट ऑर्गन के। एक तरीके से सेल के लिए प्रोटोप्लाज्म क्या है, ये जो जीव द्रव्य की मैं बात कर रही हूँ, क्या है, ये एक ऑर्गन की तरह काम करता है। ये प्रोटोप्लाज्म ही, ये जीव द्रव्य ही सेल के अंदर सब कुछ है। एक तरीके से एक सेल का लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट दोनों ही किसके अंदर आते हैं, इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर आते हैं, जीव द्रव्य के। देखिए प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होता है दो पार्ट में, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। ये डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, लिक्विड पार्ट एंड सॉलिड पार्ट, यानी ठोस हिस्सा और एक द्रव्य वाला हिस्सा, सॉलिड पार्ट। अब देखिए लिक्विड पार्ट में क्या क्या आते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक यूकैरियोटिक सेल है, तो सेल के अंदर ये सबसे बाहर वाली, जो बाहर वाली लेयर है, इसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो आप देख रहे हैं न्यूक्लियस के बाहर के ऐसे ही इमेजिन जो लाइन सी, ये जो एक सर्कुलर लाइन है, इमेजिनरी लाइन जो खींची गई है, ये क्या है, न्यूक्लियस की बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के बाहर वाली लेयर को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। सेम ऐसे ही सेल की, एक यूकैरियोटिक सेल की जो बाहर वाली लेयर है, इसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का ये जो लिक्विड पार्ट है, ये जो जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, साइटोप्लाज्म। ये लिख भी रहा है, ये जो लिक्विड पार्ट है, यानी जो लिक्विड मटेरियल है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो एग्जाम में देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच जो लिक्विड मटेरियल होता है उसका क्या नाम है। इस लिक्विड मटेरियल का नाम होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो एक लिक्विड पार्ट प्रोटोप्लाज्म का क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। अब आप यहाँ पर देखिए, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एक ये अंदर वाले यहाँ पर देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक तरीके से जो मटेरियल है, न्यूक्लियस के अंदर देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, एक न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो लिक्विड पार्ट प्रोटोप्लाज्म के क्या हुए, साइटोप्लाज्म। दूसरा क्या हुआ, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब यहाँ पर देखिए सॉलिड पार्ट की हम बात करेंगे। सॉलिड पार्ट में जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं, ये सब क्या है, सॉलिड पार्ट है इस प्रोटोप्लाज्म का। क्या है, सेल ऑर्गेनेली, सॉलिड पार्ट।
यानी कोशिकांग। ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखिए कोशिका द्रव्य, केंद्रीय द्रव्य, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर का है तो इसे क्या बोलेंगे, केंद्रीय द्रव्य। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखिए साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य। ये एक सेल का जो मेन सेल है उसके बाहर का जो लिक्विड है उसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रीय द्रव्य। अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनेलिज यानी कोशिकांग। अब देखिए हुआ ना ये सही से, यहाँ पर देखिए जैसे हमारी बॉडी से अगर ऑर्गन को निकाल लिया जाए हमारी बॉडी का कोई अस्तित्व नहीं है, सेम ऐसे ही अगर किसी सेल से इन सब सेल ऑर्गेनेलिज को यानी इस प्रोटो सेल ऑर्गेनेलिज अगर नहीं रहेगी किसी सेल के अंदर, ये लिक्विड मटेरियल अगर नहीं रहेगा सेल के अंदर, क्या कोई सेल का कोई अस्तित्व होगा, नहीं ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये मैंने बोला कि ये जो प्रोटोप्लाज्म है क्या है, ये एक ऑर्गन्स की तरह काम करता है। अब देखिए एक सेल के अंदर जो ये प्रोटोप्लाज्म है ये कितने परसेंट, यानी ये जो कितने परसेंट होता है, इसके अंदर जो लिक्विड पार्ट है कितना होता है, 80%। एक सेल के अंदर जो ये द्रव्य भरा हुआ है लिक्विड, ये कितना होता है, 80%। लिक्विड पार्ट कितना, लिक्विड मटेरियल कितना है, 80% होता है। अब आगे देखिए हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे थोड़ा सा न्यूक्लियस को। जब मैं इनके एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी तब मैं इनका अच्छे से यहाँ पर इनको एक तरीके से बहुत अच्छे से इनको डिफाइन करूंगी। आगे देखिए यहाँ पर, तो ये हुआ जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। अब आगे बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो देखिए ये हुआ प्रोटोप्लाज्म डिवाइड हुआ 2 पार्ट्स में, लिक्विड पार्ट, सॉलिड पार्ट। तो लिक्विड पार्ट में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म आता है, सॉलिड पार्ट में आती है सेल ऑर्गेनेली। अब थोड़ा सा इन सभी सेल ऑर्गेनेलीज को हम यहाँ पर देखेंगे, इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है। बाकी इनका जो डिटेल डिस्कशन है वो आगे के मैं वीडियो में रखूंगी। अभी इनका हम थोड़ा सा देखेंगे कि इनका मेन काम क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल में कैसा होता है न्यूक्लियस, एडवांस यानी न्यू टाइप का, नए टाइप का न्यूक्लियस होता है, एडवांस लेवल का न्यूक्लियस होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये जो बाहर वाली लेयर है, न्यूक्लियस के बाहर वाली लेयर है, इसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर जो ये लिक्विड भरा हुआ है इसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसे, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रीय द्रव्य। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक और यहाँ पर स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर देखिए, ये पूरा ही ये स्ट्रक्चर किसका है, न्यूक्लियस का। अंदर आप देखिए यहाँ पर ये धागे नुमा जो स्ट्रक्चर है, इसको पता है क्या बोलते हैं, इस धागे नुमा स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमेटिन। ये ही क्रोमेटिन आगे जाके क्रोमोसोम और डीएनए में कन्वर्ट होते हैं। किसमें जाके होते हैं ये, एक तरीके से किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये जो यहाँ पर धागे नुमा स्ट्रक्चर आप न्यूक्लियस के अंदर देख रहे हैं, इस धागे नुमा स्ट्रक्चर का आगे जाके चेंज हो जाना है क्रोमोसोम और किसमें होंगे, किसमें होते हैं ये, डीएनए में। तो आप देखिए इसका नाम क्या है, क्रोमेटिन। ये जो एक न्यूक्लियस के अंदर, याद रखिए एक न्यूक्लियस के अंदर जो धागे नुमा स्ट्रक्चर है ये फॉर्मेशन करती है आगे जाके क्रोमोसोम और डीएनए में। और ये जो न्यूक्लियस होता है ना किसी भी सेल के अंदर, एक तरीके से सेल का ब्रेन कहते हैं न्यूक्लियस को। क्या कहते हैं, सेल का न्यूक्लियस कहते हैं। अब आगे बात करते हैं ऑर्गेनेलीज की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। न्यूक्लियस के बिल्कुल न्यूक्लियस से जो अटैच ऑर्गेनेली है वो कौन सी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेम ऐसे ही हमारी सेल्स के अंदर भी जो हमारी सेल होती है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस से जो अटैच है ऑर्गेनेली वो कौन सी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी इसकी हिंदी देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हिंदी होती है अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आप देख सकते हैं ये जो दाने जैसी स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम। तो एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम है वे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर।
तो ये इसके ऊपर प्रेजेंट है, पूरी इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये नहीं प्रेजेंट होते, कुछ हिस्सा इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्मूथ होता है। तो स्मूथ वाले हिस्से को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER भी डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। एक हिस्सा इसका RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा हिस्सा इसका SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये RER वाला जो इसका हिस्सा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसका काम होता है प्रोटीन बनाने का, यानी RER का ये जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम क्या करते हैं, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाने का, इसलिए इसे बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो ये RER के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम, यहाँ पर मैं लिखूं तो इसे ये क्या बनाता है, RER के ऊपर जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोटीन। अब आगे बात करें स्मूथ वाले हिस्से की, इसका देखिए जिस पर ये राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है उस वाले हिस्से को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी विदाउट राइबोसोम वाला जो हिस्सा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये बनाता है लिपिड, यानी ये बनाता है वसा को। क्या बनाता है, ये वसा को बनाता है यानी लिपिड। वसा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिपिड। वसा निर्माण करता है, वसा का निर्माण। ये प्रोटीन निर्माण। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है ये। अब आगे बात करते हैं गोल्जी बॉडी की। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम होता है ट्रांसपोर्ट करने का। कोई भी देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब अपना ये प्रोटीन बना देगा, आगे प्रोटीन को ट्रांसफर करने का काम किसका होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होती है ये गोल्जी बॉडी। क्या होती है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को ये प्रोटीन देगा, प्रोटीन को आगे ट्रांसपोर्ट करने का काम एक तरीके से कौन करता है, ये गोल्जी बॉडी करता है। तो इसे एक तरीके से क्या बोलते हैं, ये एक तरीके से डाकिये की तरह काम करता है। जैसे डाकिया चिट्ठी को बांटने का काम करता है, सेम ऐसे ही ये भी प्रोटीन को आगे भेजने का काम करता है, यानी ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अब देखिए इसमें एक और देख रहे हैं ऑर्गेनली, ये देखिए ये ग्रीन कलर की, इसको बोलते हैं लाइसोसोम। ये क्या है, गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी एपरेटस। ये ग्रीन कलर का क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम देखिए, लाइसोसोम ना सेल के अंदर बहुत खतरनाक गोल्जी एक तरीके से, ये जो ऑर्गेनली है लाइसोसोम बहुत खतरनाक ये ऑर्गेनली है। ये पूरी सेल को डैमेज करने की इसके पास कैपेसिटी होती है। लाइसोसोम की पूरी सेल को डैमेज करने की कैपेसिटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। ये जो इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है ये पूरी सेल को डैमेज कर सकता है। देखिए जब हमारी बॉडी में सेल एक तरीके से वर्ध हो जाती है यानी बुजुर्ग हो जाती है, जैसे हम लोगों की एज बढ़ती है, हम लोग एज हो जाते हैं, यानी हम लोगों की जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तो हम बेकार बुजुर्ग हो जाते हैं तो हमारा भी एक अंत टाइम आता है ना मरने का। सेम ऐसे ही एक सेल जब बहुत ज्यादा बुजुर्ग, बहुत ज्यादा वृद्ध हो जाती है तो उसका मरने का टाइम होता है। तो जब मर जाती है एक तरीके से जो बुजुर्ग सेल है, उस सेल को ठिकाने लगाने का काम, जो बुजुर्ग सेल जब मर जाती है, जब उसका एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो उसको ठिकाने लगाने का काम कौन करता है, एक तरीके से उसको डाइजेस्ट कौन करता है, ये लाइसोसोम करता है। कौन करता है, ये लाइसोसोम। किस वजह से करता है, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, तो इस वजह से ये सेल को क्या कर पाता है, खत्म कर पाता है। आगे मैं यहीं पर इसका एक और काम बताऊं। आपने देखा होगा जब हम लोगों को गुम चोट लग जाती है, यानी कहीं पर देखिए वो चोट जिसको लगने पर हमें खून नहीं निकलता, तो वो उस वाली चोट को क्या बोलते हैं, गुम चोट बोलते हैं। तो नीला नीला हो जाता है जहां पर हमें अचानक से चोट लगती है, खून बाहर नहीं निकलता, लेकिन वहां की स्किन हमारी कैसी हो जाती है, नीली पड़ जाती है। तो वो जो नीली स्किन पड़ती है ना, एक तरीके से हमारी सेल डैमेज हो जाती है। वो जो नीली पड़ गई है स्किन, धीरे धीरे वो 3 से 4 दिन में वो नीलापन हट जाता है।
उस बीच उस 3-4 दिन में इन ये जो बाकी की उसकी अगल बगल की जो सेल डैमेज हो चुकी है, उसके आसपास की जो सेल होती है, उन सेल के अंदर के इस लाइसोसोम को जब पता लग जाता है कि ये वाली सेल डैमेज हो गई है, तो एक तरीके से उनको सही ठिकाने, उनका एक तरीके से उनको बेचारों को लास्ट श्रद्धांजलि देने का काम कौन करता है? ये लाइसोसोम करता है। तो इसका इतना बड़ा काम होता है। आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे डिटेल जब हम एक एक ऑर्गेनेली का डिस्कशन करेंगे। अब आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो ये है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाने का काम करता है। एक तरीके से ये क्या करता है? ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए इसे बोलते हैं पावर हाउस। इसे क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। जैसे न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन, सेल का ब्रेन बोलते हैं। जैसे हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? हमारा ये ब्रेन करता है। ऐसे ही पूरी सेल को कंट्रोल कौन करता है? ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को मैनेजर भी बोलते हैं। जितने भी एक सेल के अंदर ऑर्गेनेली है, इन सबको मैनेज कौन कर रहा है? ये न्यूक्लियस कर रहा है। इसलिए इसे मैनेजर भी बोलते हैं और सेल का इसे बोलते हैं ब्रेन। अब आगे बात करते हैं सेंट्रियोल की। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है सेंट्रियोल। यहाँ पर देखिए ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स एक प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स? प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर देखिए सेंट्रियोल, ये आप यहाँ पर सेंट्रियोल देख रहे हैं। सेंट्रियोल का काम होता है सेल डिवीजन करने का। एक तरीके से क्या होता है? सेंट्रियोल का काम होता है डिवीजन करने का। इसका आगे का मैं बताऊंगी जब डिटेल सेशन रहेगा। चलिए, ये हमने देखी यूकैरियोटिक सेल। सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैंने बता दिया था। सेम काम होता है जो एक प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, सेम वही इसमें इसका होता है। जो अच्छी चीज होती है वो ये अपने अंदर सेल के अंदर रहने देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो बेकार चीज होती है उसे ये बाहर रिलीज कर देता है और बाहर से अच्छी चीज को आने देता है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की? सेमी परमेबल। अब आगे बात करते हैं हम उन सेल ऑर्गेनेली की जो कैसी है? मेम्ब्रेन लेस और मेम्ब्रेन नेस, यानी जिसके पास वो ऑर्गेनेली जिसके पास जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन घेरे हुए है इस सेल को, ऐसे ही न्यूक्लियस को घेरे हुए है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक और नाम होता है न्यूक्लियर इन्वेलप। यानी क्या है? ये न्यूक्लियस को कवर करके ही तो रखा हुआ है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है क्या कर रही है? न्यूक्लियस को कवर कर रही है, इसलिए इसे न्यूक्लियर इन्वेलप भी बोलते हैं। जैसे एक न्यूक्लियस को ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर कर रही है, सेम ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनेली को एक लेयर कवर करके रखती है। तो उन्हीं सेल ऑर्गेनेली की हम बात करेंगे जिनके पास वो लेयर है और जिसके पास लेयर नहीं है। चलिए अब बात करते हैं उन सेल ऑर्गेनेली की जो क्या रखती है अपने पास? झिल्लियां रखती है। ठीक है, चलिए सेल ऑर्गेनेली मीन्स कोशिकांग। वे कोशिकांग जिनके पास एक लेयर होती है, यानी एक झिल्ली होती है। वो कोशिकांग जिनके पास 2 झिल्ली होती है। वो कोशिकांग जो बिना झिल्ली के होते हैं। तो उन तीनों को हम यहाँ पर लिखेंगे वो कौन कौन सी ऑर्गेनेली होती हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे सिंगल ऑर्गेनेली की, यानी सिंगल ऑर्गेनेली, यानी जिसके पास एक ही झिल्ली है। वो ऑर्गेनेली जिसके पास एक झिल्ली है, सिंगल ऑर्गेनेली। एकल झिल्ली वाला कोशिकांग, देखिए एकल झिल्ली वाला जो कोशिकांग होते हैं, एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
दूसरी सेल ऑर्गेनेली की मैं बात करूं जो जिसके पास एक झिल्ली होती है, वो झिल्ली वो हमारी जो ऑर्गेनेली है जिसके पास एक झिल्ली है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके बाहर कोई दूसरी लेयर नहीं है, दूसरी कोई मेम्ब्रेन नहीं है ईआर के पास। ऐसे ही गोल्जी बॉडी के पास भी कोई दूसरी लेयर नहीं है। तो दूसरा जो गोल्जी बॉडी है वो भी क्या है हमारी, यहाँ पर देखिए सिंगल ऑर्गेनल यानी एक झिल्ली वाली होती है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को हिंदी में गोल्जी बॉडी कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो तीसरी सिंगल झिल्ली की मैं बात करूं तो वो है वॉक्यूल, रसधानी, इसको हिंदी में रसधानी बोलते हैं। वॉक्यूल भी क्या है, सिंगल लेयर है इसके पास, यानी एक लेयर है इस ऑर्गेनली के पास। ये तीन ऑर्गेनली एक सेल के अंदर, ये वे ऑर्गेनली है जिनके पास एक सिंगल मेम्ब्रेन है। क्या है, एक सिंगल मेम्ब्रेन है। अब बात करेंगे आगे, वो मेम्ब्रेन जिसके पास दो लेयर है, दोहरी झिल्ली वाली, डबल मेम्ब्रेन। एग्जाम में यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि बताइए इनमें से सिंगल लेयर यानी जिसके पास सिंगल मेम्ब्रेन है। तो सिंगल मेम्ब्रेन वाले मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल मेम्ब्रेन वाले कौन से होते हैं, एंडोप्लाज्मिक, गोल्जी बॉडी, वॉक्यूल। अब बात करेंगे आगे डबल मेम्ब्रेन की। डबल मेम्ब्रेन वाली झिल्ली यानी दोहरी झिल्ली की बात करेंगे। तो पहली मैं झिल्ली की बात करूं यहाँ पर तो देखिए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर झिल्ली है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियस की अपनी लेयर है, तो ये हो गई ना दोहरी झिल्ली। तो न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनली होती है न्यूक्लियस। अब आगे बात करें डबल मेम्ब्रेन वाली माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की भी यहाँ पे देखिए पहली एक ये लेयर है, दूसरी ये लेयर है, तो क्या है ये डबल मेम्ब्रेन लेयर। ये डबल मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनली है माइटोकॉन्ड्रिया। अब आगे बात करें, ये एक मैंने कॉमन सेल ली यूकैरियोटिक, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनली है, क्लोरोप्लास्ट। अब आगे बात करें मेम्ब्रेन लेस, यानी वो ऑर्गेनली जिसके पास एक भी लेयर नहीं होती। मेम्ब्रेन लेस। अब देखिए मेम्ब्रेन लेस में कौन सी होती है। अब देखिए आगे मेम्ब्रेन लेस में राइबोसोम, राइबोसोम वो ऑर्गेनली है जिसके पास एक भी मेम्ब्रेन नहीं होती। ऐसे ही प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम था, प्रोकैरियोटिक सेल में तो नहीं होती। जो मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनली है उनके पास मेम्ब्रेन वे मेम्ब्रेन लेस ही होती है। राइबोसोम क्या है, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन लेस है। ये एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है राइबोसोम सारे कुछ भी पूछा जा सकता है, तीनों ही मेम्ब्रेन। ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये सेल ऑर्गेनली है, ये सेल ऑर्गेनली से क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। अब आगे बात करें माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज वो ऑर्गेनली है जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। सूक्ष्मकाय माइक्रोबॉडीज।
अब देखिए मेम्ब्रेन लेस में माइक्रोपोडीज यानी सूक्ष्म काय, क्या बोलते हैं इसे, सूक्ष्म काय। राइबोसोम को हिंदी में राइबोसोम ही बोलते हैं। अब आगे बात करें तीसरी, यहां पर जो मेम्ब्रेन लेस होती है वो है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, तारक काय। सेंट्रोसोम एक बार और इसका देख लेते हैं। सिंगल ऑर्गेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल। डबल मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनली न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। मेम्ब्रेन लेस बिना झिल्ली वाले कोशिकांग ऑर्गेनली राइबोसोम, माइक्रोबॉडीज, सेंट्रोसोम। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छे से समझ गए होंगे आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।